सारथी। आज से भाजपा के दो राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक राज्य के साथ मंथन करेगा आलाकमान। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक का ताना बाना बुनेगी बीजेपी। केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। दिल्ली सीएम बोले भाजपा सरकार गिराना चाहती है। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर भी दिया। हिमाचल के सीएम सुक्खू आज पेश करेंगे बजट। सभी वर्गों को संतुष्ट करने का रहेगा प्रयास। 1 दर्जन नई योजनाओं को शामिल कर सकते हैं सीएम। किसान आंदोलन का 5वां दिन। हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में 2 दिन के लिए टोल फ्री कराएंगे। कैप्टन जाखड़ का घर घेरेंगे। इसरो के इनसैट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज। मौसम की सटीक जानकारी देगा। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में होगा तैनात। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से 75 जिलों में बनाए गए 2385 केंद्र। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी एंट्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, जहां पर बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे बैठक। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। अधिवेशन में 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता होंगे शामिल। 18 फरवरी को पीएम के भाषण के साथ खत्म होगा अधिवेशन। बीजेपी राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों को लेकर ला सकती है प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री के भाषण के साथ खत्म होगा अधिवेशन। 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रस्ताव भी ला सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से की जा चुकी है। आज सुबह 10 बजे से बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, कहीं ना कहीं ये इस ओर भी इशारा कर रही है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी कोई खास रणनीति तैयार कर सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये पूरी जो अधिवेशन है 2 दिन का, उसका जो मुख्य मुद्दा है या बात करें जो उद्देश्य है, वो लोकसभा चुनाव 2024 है। और उसमें विशेष रूप से मैं बता दूं कि विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, महामंत्री हो, कोई भी पदाधिकारी हो, ग्राम विकास योजना से जुड़ा हो, या मैं विशेष रूप से बता दूं ऐसे हर जिले से जो बीजेपी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो फोकस है या रणनीति बनानी है, विशेष रूप से वो लोकसभा चुनाव 2024 है। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, कम समय बचा है, जिसको लेकर बीजेपी एक रणनीति बनाएगी। सबके साथ बैठक कर एक मुलाकात कर कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश तय किया जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से पार्टी को कार्य करना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है। 400 जो सीटों का लक्ष्य जीत कर रखा है, उसके लिए किस प्रकार से जो है अपने आप को जो है तैयार करना है। या विशेष रूप से मैं बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा पीयूष गोयल हो, कई ऐसे दिग्गज इस मौके पर पहुंचेंगे। और आज लगभग 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो एक भाषण भी देंगे, जिसके बाद पूर्ण रूप से ये बैठक जो है शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। और प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि बीजेपी कई मुद्दों पर मंथन करेगी। जाहिर तौर पर बैठक का आयोजन किया गया है, तो मुद्दों पर मंथन होना भी जरूरी है। और इसी तरीके से कुछ प्रस्ताव भी बीजेपी ला सकती है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के भी किसान जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के लिए कोई प्रस्ताव ला सकती है?
देखिए, विशेष रूप से मैं बता दूं कि जो चर्चा का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर पूरा मंथन है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच इस समय बात करें या आज के दौर की बात करें तो वो किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी के गले की फांस भी बनता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बीजेपी उसको समाप्त करने की कोशिश भी कर रही है। कई दिग्गज नेता जो है वहां पर पहुंचे भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि किसानों को लेकर किसी भी प्रकार की जो चर्चा है वो सिर्फ जो है बैठक में नहीं, उसका मुद्दा मेन रूप से नहीं रखा गया है। उसको सिर्फ एक प्रस्तावित मतलब चर्चा का विषय जरूर आप कह सकते हैं कि विषय पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोकसभा 2024 का चुनाव है और चुनाव बेहद करीब है। बीजेपी जो है ग्रामों से, चाहे वो किसी दूर दराज इलाके से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो क्षेत्र हो जहां पर बीजेपी अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है, या विशेष रूप से मैं बता दूं वो हिस्से जहां पर बीजेपी को अभी कब्जा करना है, वहां से विशेष रूप से एक रणनीति तैयार की जा रही है और उसको लेकर जो है पूरी रूपरेखा जो है रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी कल इसमें एक भाषण देंगे जिसके बाद इस बैठक का समापन भी होगा। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस 2 दिवसीय बैठक में काफी कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत कर रहा है जिसमें बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और इसकी आज शुरुआत 10 बजे से की जाएगी। 10 बजे से एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी जो कि 2 दिवसीय तक चलेगी, यानी कि कल इसका समापन होगा। प्रधानमंत्री के भाषण के साथ इस राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका जो है राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जा सके। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज की जाएगी चर्चा। खबर राजधानी दिल्ली से जहां पर केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज की जाएगी चर्चा। भाजपा पर कल फिर लगाई थी आरोपों की झड़ी। दिल्ली विधानसभा में आज होगी विश्वास मत पर चर्चा। विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव हो चुका है पेश। भाजपा पर कल फिर लगाई थी आरोपों की झड़ी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और कल की बात की जाए तो कल भी उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए थे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल सरकार ने तीसरी बार अपना विश्वास प्रस्ताव जो है पारित किया था कल, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पारित करते समय ही बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विशेष रूप से बताया था या ये कहा था कि जो है 2 सांसद जो उनके अपने हैं उन्होंने पास खुद उनको आकर ये बताया कि बीजेपी जो उनके संपर्क में है और लगभग 25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। और इस तरीके के आरोपों के साथ साथ उन्होंने अपना विश्वास मत जो है पारित किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरी घटनाक्रम हुए तो उसमें कई बार हमने हंगामा भी देखा, और सबसे बड़ी ज्यादा अहम बात मैं बता दूं कि बीजेपी के 8 में से 7 सांसदों को मार्शल ने जो है जबरदस्ती सदन से बाहर भी कर दिया था। और ये सारे हंगामे के बीच जब ये विश्वास पत्र पारित हो गया तो विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने पूरा सहमति के साथ पत्र लेने के बाद सदन को स्थगित कर दिया था। और आज इस पूरे विश्वास सदन को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और विशेष रूप से आज भी फिर से हंगामा देखने के आसार नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी घोटाले के मामले में कोर्ट की तरफ से भी बुलाया गया। आज उन्हें कोर्ट में भी पेश होना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में भी पेश होना है, उसके बाद उनके जो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी की जानी है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल आज पेश होंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो आज भी जो है अपनी लीगल टीम के द्वारा जो है जवाब भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई चालू है, उसमें उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं कोर्ट से रियायत की मांग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईडी ने भी कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को 6ठा समन भेजा हुआ है, जिसमें उन्हें 19 तारीख को जो है कोर्ट के समक्ष पेश होना है। तो कहीं ना कहीं आज वो भले ही थोड़ी बहुत रियायत की मांग कर सकते हैं क्योंकि सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार 2 बार जो है कोर्ट उनको शायद रियायत ना देगा। और यही वजह है कि अभी
ये इस पर मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि लीगल जी टीम की चर्चा चल रही है और खुलासा अभी तक किसी प्रकार का नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल की जो पेश होने की संभावना है, वैसे वो मैं आपको बता दूं, वो कम बताई जा रही है। जी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि कल केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव जब पेश किया था तो बीजेपी पर कई बड़े आरोपों की झड़ी लगाई थी, तो जाहिर तौर पर आज भी देखने वाली बात होगी कि आज का विधानसभा सत्र कितना हंगामेदार रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा की जाएगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कल विश्वास मत पेश किया था, विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर आज चर्चा की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दिल्ली दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज और 18 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज और 18 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और कुछ प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के वो आज अपने दिल्ली दौरे पर हैं। आज और 18 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के अलावा 11,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा की जाएगी। लोगों को जीत का मंत्र, नेताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाना है, 2 दिन का आयोजन है, तो क्या दोनों दिन इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो आज और कल 2 दिवसीय बीजेपी का जो अधिवेशन है, जो बैठक है, विशेष रूप से मैं उसमें 11,000 से ज्यादा जो है कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, महामंत्री है, सब जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज लगभग 3 बजे के आसपास जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका संबोधन होगा और उससे ठीक 1 घंटा पहले लगभग 2 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ लगभग 2 बजे के आसपास जो है वहां पर पहुंच जाएंगे और वो आज और कल दोनों दिन इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। और अब विशेष रूप से मैं बता दूं, जो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता हासिल करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उसके मुखिया वहां पर मौजूद होंगे, तो उनके साथ विशेष रूप से जो है चर्चा की जाएगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी जो चर्चा, जो बैठक रखी गई है, उसको लेकर बीजेपी ने विशेष रूप से सबको निमंत्रण देकर बुलाया और सबको यहाँ पर पहुंचना विशेष रूप से अनिवार्य हो। जी, उसी का जी, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, उनका पहुंचना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे और 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत की गई है, जिसका समापन कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कर दिया जाएगा। बता दें कि इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसान आंदोलन का 5वां दिन आज हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा।
पंजाब में 2 दिन के लिए टोल फ्री कराएंगे। कैप्टन और जाखड़ का घर घेरेंगे। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े। शंभू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं किसान। आंदोलन में एक किसान की मौत भी हो चुकी है। एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। वहीं पंजाब में 2 दिन के लिए कराएंगे टोल फ्री। कैप्टन और जाखड़ का घर घेरेंगे। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े। शंभू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं किसान। आंदोलन में एक किसान की हो चुकी है मौत। सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की भी मौत हो चुकी है। खबर हरियाणा से, जहां पर किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। 5वें दिन भी लगातार डटे हुए हैं किसान, जहां हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसानों के द्वारा हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, तो वहीं पंजाब में 2 दिन के लिए टोल फ्री कराया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता और नोएडा से संवाददाता मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी का। विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है किसानों का, क्या केंद्र सरकार जो है वो कोई सुध लेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जो पिछले 5 दिनों से अलग अलग राज्यों के जो सीमाएं, हरियाणा की सीमाएं बंद हुई है, सील हुई है। किसानों को लेकर किसानों ने जो दिल्ली कूच का जो आह्वान किया, उसको लेकर सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है वो शंभू बॉर्डर की है, जहां पर किसानों और जवानों के बीच जो है, चाहे आंसू गैस के गोले को ले कह लीजिए कि जो दागे जा रहे हैं, या किसानों की तरफ से जो पत्थरबाजी की जा रही है उसको लेकर है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी घटना है शंभू बॉर्डर से आ रही है। शंभू बॉर्डर के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर 2 मौतें, क्योंकि जो किसान की जो मौत हुई है 63 वर्षीय किसान ज्ञान सिंह है, हार्ट अटैक से हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि आंसू गैस के गोलों की वजह से उसके अंदर आंसू गैस के जो धुआं जाता है उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, उसकी मौत हो जाती है। और एक उधर एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर जो है हाईलाइट की उस पर है। और किसानों का सबसे बड़ा आरोप है कि वो कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, ना कि कुछ करना चाहेंगे, दिल्ली जाके अपनी आवाज उठाएंगे। सरकारें कह रही है, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री हो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो और जो अन्य 2 सीनियर नेता है बीजेपी के बड़े मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब तक समाधान निकल ना जाए हम बातचीत करते रहेंगे, और बातचीत से ही इस समस्या का हल हो सकता है, ना कि आंदोलन से। सरकार भी, चाहे किसान के जो बड़े नेता है वो भी चाहते हैं कि समस्या के हल निकले, आंदोलन खत्म हो। परंतु जो राजनीतिक लोग इसमें कूद चुके, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे करने की, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। और यही कारण कि आज जो है किसानों की बात करें, किसान लोग जो है पंजाब के अंदर उग्राहा ग्रुप है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोग के घर के आगे जो आज धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे। हरियाणा के अंदर जो है चलोनी ग्रुप है, वो आज तहसीलों के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। तो कहीं ना कहीं समाधान निकालने के लिए सरकारें भी अग्रसर है, कुछ नेता जो है वो भी अग्रसर है, परंतु राजनीतिक रूप के कारण शायद मुद्दा अभी भटकता नजर आ रहा है। इतना जरूर है कि हाँ, कल शाम तक हो सकता है किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ जाए और ये जो आंदोलन शुरू हुआ है वो खत्म होने के कगार पे हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से भी जितने भी मंत्री हैं उनका कहना है कि वो बातचीत करते रहेंगे जब तक आंदोलन शांत ना हो जाए। वहीं हमारे साथ संवाददाता मुनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार दिल्ली कूच की जिद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता दोनों ही जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अतिरिक्त जानकारी भी साझा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार बने हुए हैं किसान आंदोलन की खबर पर, जहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच के जिद पर अड़े हुए हैं, तो वही केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों का कहना है कि जब तक वो किसानों से बातचीत करके उनकी समस्या का हल नहीं निकाल लेते, उन्हें दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। तो वहीं आज भी किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और देखा जाए तो जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार तेजी से किया जा रहा है और किसान आंदोलन का 5वां दिन है, तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। संवाददाता मुनेंद्र शर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे। मुनेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किसान आंदोलन के रूप में कुछ आंदोलनकारी हैं जो कि किसान नहीं हैं बल्कि उपद्रवी हैं, वो पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं सुरक्षा बलों पर, इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। तो इसको निपटने के लिए पुलिस ने क्या कुछ जो रणनीति है वो तैयार की है, या फिर पुलिस की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर पिछले साल किसान आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में लोकल किसान, बागपत के, मेरठ के किसान यहाँ पर आए थे। लेकिन इस बार अगर मैं पीछे की हिस्ट्री दिखाऊं, बिल्कुल ये बॉर्डर खाली पड़ा हुआ है और जो किसान यूपी के बॉर्डर के या हापुड़ के आसपास के जितने किसान थे वो यहाँ पर कोई भी इस बार नहीं आया है। तो फिर से वही चीज याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल यहाँ पर बागपत, बुलंदशहर, मेरठ के जितने भी किसान थे उन्होंने यहाँ डेरा डाला हुआ था, लेकिन इस बार वो किसान नहीं आए। इसका कारण है कि उन्होंने इस बार इस आंदोलन को समर्थन नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, हर बार जब भी चुनाव होते हैं तभी इस तरीके की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कुछ लोग बार बार किसानों का रूप धर कर यहाँ पे आते हैं। हर बार झड़पें होती हैं, पुलिस कर्मी घायल होते हैं, लोग परेशान होते हैं और बाद में मामला पटाक्षेप हो जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग किसानों के वेशभूषा में प्रदर्शनकारियों के तौर पे यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो ये बॉर्डर हैं, नोएडा के बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर की बात करूं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, डीएनटी बॉर्डर की बात करूं, यहाँ पर इस बार स्थिति बिल्कुल सामान्य देखी गई है। फिलहाल कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो पिछले 10 फरवरी के बाद की अगर बात करूं तो कोई भी यहाँ पे नहीं देखा गया है। बिल्कुल सामान्य सी स्थिति बनी हुई है। पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात जरूर है, आम लोग परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार बहुत घमासान यहाँ पर हो रहा था किसानों के साथ में, इस बार ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल स्थिति सामान्य है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि गाजीपुर बॉर्डर में फिलहाल स्थिति अभी काफ़ी सामान्य बनी हुई है, क्योंकि किसान वहां पर अभी जुटने नहीं शुरू हुए हैं। और वही विनोद जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से बीते दिन एक जानकारी सामने आई जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को इतनी ही तकलीफ है तो पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है वो अपने राज्य में MSP लागू क्यों नहीं कर लेती है। तो देखा जाए तो किसान आंदोलन के आड़ में दोनों पार्टियां जो है वो आरोप प्रत्यारोप भी कर रही हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एक और शुरू हो चुका है। बिल्कुल अवंतिका, बिल्कुल सही बात का। अनुराग ठाकुर का, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान कर वो खुद कहते हैं कि अगर केंद्र के ऊपर सारा बोझ डालने की बजाय अगर राज्य सरकारें भी अगर इसका अपने ऊपर वहन कर लेती तो बहुत एक बड़ी समस्या जो हल हो जाती है। वही कल बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम 14 फसलों पर MSP दे रहे हैं, क्या पंजाब सरकार नहीं दे सकती? पंजाब सरकार अगर 14 की बजाय कुछ ही अगर फसलों पर MSP देती तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्या वो बहुत बहुत हद तक हल हो जाएगी। शायद इसको लेकर एक कटाक्ष जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से आया, पंजाब की तरफ से आया, परंतु सही बात है कि केंद्र के ऊपर सब लोग आरोप डालना चाहते हैं, हर राज्य सरकारें डालना चाहती है, खुद उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। अगर सरकारें अपने ऊपर जिम्मेदारी ले तो कहीं ना कहीं किसान बहुत ही मतलब कह लीजिए कि बड़े आसान हो जाएगा, उनकी जीवन यापन जो आसान हो जाएगा। जो केंद्र और राज्य सरकार के टकराव होता है वो कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्याएं जो दिन प्रतिदिन आती है, खासकर हर मौसम के अंदर आती है, वो बहुत समय हद तक हल हो सकती है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव नजदीक है और उससे पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, देखिए राजनीति कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आते हैं, खासकर केंद्र के चुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव हो, कहीं ना कहीं राजनीति किसी न किसी क्षेत्र में निकल के आती है और यही कुछ हमें देखने को मिला है। पीछे किसान नेता है दल्लेवाल, उनका एक बयान आता है कि मोदी का ग्राफ बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं इसे गिराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश भी इसके अंदर साफ झलक के नजर आ रही है कि किस तरह से किसान जो नेता है या कुछ राजनीतिक, जिस तरह से राहुल गांधी एक किसान नेता को किसान आंदोलनकारी को फोन करते हैं और
उससे बयानबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जरूर है, चुनाव सर पे है, किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरे उसके लेकर भी किसानों का यूज किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और मुनेंद्र, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप जिस बॉर्डर पर मौजूद है तो एक बार दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से वहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। कोई भी किसान अभी तक वहां नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक सर्विस लेन है जो कि गाजीपुर बॉर्डर से निकलती है। जी। और इस सर्विस लेन को बकायदा कंक्रीट की दीवार लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। पीछे दिल्ली पुलिस के जो वाहन है, वज्र वाहन है या बाकी चीजें हैं, वो खड़ी हुई हैं। यूपी पुलिस लगातार या मुस्तैदी के साथ दिखाई दे रही है। दोनों सर्विस लेन को ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ इधर की सर्विस लेन में दिखा पा रहा हूँ, तो पीछे की बिल्कुल। सर्विस लेन को ब्लॉक किया हुआ है। ऊपर ओवरब्रिज के ऊपर भी पुलिस वाहन और पुलिस कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछली बार की बात कही कि जैसे पिछली बार यहाँ पर सबसे ज्यादा घमासान देखने को मिला था, बागपत, मेरठ, बड़ौत और यूपी वेस्ट के जितने भी किसान थे वो यहाँ पर इसी बॉर्डर पे मौजूद थे। इवन जो राकेश टिकैत थे वो भी इसी बॉर्डर पे मौजूद थे। लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई भी किसान नेता या कोई बड़ा किसान नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा है। और जो पिछली बार बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही थी, यहाँ पे इस बार कुछ भी नहीं है। तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है पिछली बार की तरह, जो किसान आंदोलन उसकी मुकाबले। जो भी बवाल देखा जा रहा है वो शंभू बॉर्डर पे देखा जा रहा है। जो नोएडा के बॉर्डर्स हैं, जो दिल्ली गेट वाले बॉर्डर्स हैं, इन पे कहीं भी कोई भी किसान प्रदर्शनकारी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बस मुनेंद्र, आम लोग देखा जाए परेशान तो है। जिस तरीके से नोएडा के बॉर्डर्स पर अभी भी शांति कहीं ना कहीं देखी जा रही है, प्रदर्शनकारी नहीं मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से और पुलिस कर्मियों की ओर से जितनी भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की गई है, जिससे आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है या प्रदर्शनकारी जुटने शुरू होते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो भीड़ को संभालने में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र सरकार को घेरने का। देखने वाली बात होगी कि आखिर किसान आंदोलन कब तक कर रहे हैं और कितनी जल्द ही केंद्र सरकार इनकी सुनवाई करती है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा। खबर बहराइच से, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 28,000 परीक्षार्थी। बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बहराइच में परीक्षा के लिए बनाए गए 14 परीक्षा केंद्र। एक पाली में 7,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। शनिवार रविवार को परीक्षा को लेकर बना कंट्रोल रूम। परीक्षा कक्ष में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। कंट्रोल रूम से जिले के परीक्षा केंद्रों की हो रही निगरानी। कंट्रोल रूम से जिले के परीक्षा केंद्रों की हो रही निगरानी। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रोडवेज बसों के बढ़ाए गए फेरे। रोडवेज चालकों और परिचालकों की छुट्टियां भी की गई निरस्त। परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए नेटवर्किंग फेल जैमर। खबर बहराइच से, जहां पर 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार 28,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर नकल विहीन परीक्षा को लेकर के कई तरह के प्रयास भी किए गए हैं। फिलहाल बहराइच में परीक्षा के 14 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक पाली में करीब 7,000 परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। शनिवार और रविवार को परीक्षा को लेकर के कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे नकल विहीन परीक्षा की जा सके। इसको लेकर के परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से जिले के परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है और साथ ही कंट्रोल रूम से जिले के परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बागपत से बताएंगे, जहां पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज और कल लिखित परीक्षा की जाएगी। वहीं जनपद में 28 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 54,528 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा में 54,528 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। खबर बागपत से, जहां पर यूपी पुलिस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय लिखित परीक्षा की जाएगी, जिसको लेकर के प्रशासन की ओर से कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। तो वहीं जनपद में 28 परीक्षा केंद्र भी निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में 54,528 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। खबर बागपत से, जहां पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज और कल होंगी लिखित परीक्षा। जनपद में 28 परीक्षा केंद्र किए गए निर्धारित। परीक्षा में 54,528 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज और कल लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें 5,528 अभ्यर्थी बागपत के शामिल होंगे। और परीक्षा को देखते हुए 28 परीक्षा केंद्र किए गए हैं निर्धारित। बात करेंगे ललितपुर के, जहां पर डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्रों का किया गया निरीक्षण। पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्रों का किया गया निरीक्षण। 2 पाली में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। जनपद में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जनपद में बनाए गए हैं 14 परीक्षा केंद्र। 9 परीक्षा केंद्र थाना कोतावली क्षेत्र एवं 2 महरौनी में है। एक केंद्र थाना जाखलौन, जखौरा और तालबेहट में है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे। खबर ललितपुर से, जहां डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्रों का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। 2 पाली में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। जनपद में बनाए गए हैं 14 परीक्षा केंद्र। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज और कल दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जाएगा। आज और कल दिल्ली में होगी बैठक। बैठक में देश भर से हजारों नेताओं को बुलाया गया। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। कोर कमेटी, अनुशासन समिति, वित्त समिति के सदस्य रहेंगे मौजूद। चुनाव समिति के सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। इस 2 दिन की बैठक में लोकसभा क्लस्टर प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजकों को भी आमंत्रित किया गया। लोकसभा विस्तारक को भी आमंत्रित किया गया। वहीं बता दें कि प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन अवधि में हुआ बदलाव। दोपहर 12 बजे की आरती के बाद बंद रहेगा मंदिर। दोपहर 12 बजे की आरती के बाद बंद रहेगा मंदिर। आरती के बाद दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा मंदिर।
आरती के समय लोग कर सकेंगे दर्शन। आरती के बाद बंद हो जाएंगे पट। आरती के साथ अब विशेष दर्शन कर सकते हैं। विशेष दर्शन के लिए लोग कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। दोपहर को पट बंद रहने के अलावा होंगे दर्शन। दोपहर को पट बंद रहने के अलावा होंगे दर्शन। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होंगे ऑनलाइन दर्शन। कुकरेल नदी को किया जाएगा पुनर्जीवित। पुनर्जीवित करने के लिए 2 माह में बनेगा डीपीआर। कुकरेल नदी को किया जाएगा पुनर्जीवित। पुनर्जीवित करने के लिए 2 माह में बनेगा डीपीआर। पूरे रूट की टोपोग्राफी व हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के दिए गए निर्देश। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने दिए निर्देश। पुनर्जीवित करने के लिए 2 माह में बनेगा डीपीआर। पूरे रूट की टोपोग्राफी व हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के दिए गए निर्देश। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने दिए निर्देश। एलडीए के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश। कुकरेल नदी को किया जाएगा पुनर्जीवित। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पुनर्जीवित करने के लिए कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2 माह में डीपीआर का निर्माण किया जाएगा। खबर अयोध्या से, जहां पर सनातन रक्षक सेना की तरफ से अयोध्या पहुंचेगी धूप बत्ती। नागपुर से 1008 किलो की धूप बत्ती पहुंचेगी रामनगरी अयोध्या। नागपुर से 1008 किलो की धूप बत्ती पहुंचेगी अयोध्या धाम। नागपुर से नितिन गडकरी ने गाड़ी को दिखाई थी हरी झंडी। हरी झंडी दिखाकर 12 को अयोध्या के लिए किया था रवाना। हरी झंडी दिखाकर 12 को अयोध्या के लिए किया था रवाना। सनातन रक्षक सेना की महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा निकाली प्रभु रामलला के दरबार में हुई समाप्त। धूप बत्ती को रामलला के दरबार में जलने के लिए ट्रस्ट को सौंपा गया। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर सनातन रक्षक सेना की तरफ से अयोध्या पहुंची 1008 किलो की धूप बत्ती। नागपुर से 1008 किलो की धूप बत्ती पहुंची है रामनगरी अयोध्या। नागपुर से नितिन गडकरी ने गाड़ी को दिखाई थी हरी झंडी। हरी झंडी दिखाकर 12 तारीख को अयोध्या के लिए किया था रवाना। हरी झंडी दिखाकर 12 तारीख को अयोध्या के लिए गाड़ी को किया था रवाना। सनातन रक्षक सेना की महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली थी। तो वही खबर बुलंदशहर से, जहां पर गैंगस्टर भाजपा में शामिल। गैंगस्टर राकेश हलपुरा पर दर्ज हैं 12 मुकदमे। गैंगस्टर राकेश हलपुरा पर दर्ज हैं 12 मुकदमे। गैंगस्टर की 21 करोड़ 42 लाख की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। बुलंदशहर में 8 और गाजियाबाद में 2 मुकदमे हैं दर्ज। गौतम बुद्ध नगर में 1 और अलीगढ़ में दर्ज है 1 मुकदमा। गैंगस्टर राकेश की पत्नी रह चुकी हैं ब्लॉक प्रमुख। गैंगस्टर के भाजपा में शामिल होने पर उठ रहे हैं तमाम तरह के सवाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर ज्ञापन सौंपने को लेकर भाकियू और मंडी सचिव भिड़े। गहमा गहमी के बाद मंडी सचिव के दफ्तर में धरने पर बैठे किसान। हालत बिगड़ने पर मौके पर मंडी सचिव को बुलानी पड़ी पुलिस। गहमा गहमी के बाद मंडी सचिव के दफ्तर में धरने पर बैठे किसान।
हालत बिगड़ने पर मौके पर मंडी सचिव को बुलानी पड़ी पुलिस। बुलंदशहर के जहांगीराबाद मंडी समिति के सचिव हैं। ज्ञापन सौंपने को लेकर भाकियू और मंडी सचिव भिड़े। गहमा-गहमी के बाद मंडी सचिव के दफ्तर में धरने पर बैठे किसान। हालत बिगड़ने पर मौके पर मंडी सचिव को बुलानी पड़ी पुलिस। बुलंदशहर की जहांगीराबाद मंडी समिति के सचिव हैं राम कुमार। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।